दोस्तों, आज है फ्राइडे और आज है दिन फ्राइडे चैलेंज का। ये वो छोटा सा कंपटीशन है जो मैं हर फ्राइडे मंडली को देता हूँ। एक वाक्य बताता हूँ और मंडली के कई राइटर्स उसी वाक्य से शुरू करके लिखते हैं एक नन्ही कहानी, और फिर उनमें से चुनी जाती हैं 6 सबसे अच्छी कहानियां। आज का असाइनमेंट था कि इस वाक्य से शुरू करनी है हर कहानी। वो लाल रंग की गाड़ी मेरे ठीक पास आकर रुकी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, लाल रंग की गाड़ी। वो लाल रंग की गाड़ी मेरे ठीक पास आकर रुकी। मेरे चलते कदम एकदम से रुक गए। चौंक कर मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा समर था। समर मेरा हस्बैंड। 2 महीने हो गए थे मैं घर छोड़ के चली आई थी। वही घर जिसे मैंने सपनों के रेशे से बुना था, जिसे महीनों सजाया था, वहीं अब लौट के जाने का मन नहीं करता। कितनी अजीब बात थी ना। मैं समर को देखते हुए सोचे जा रही थी, आशी कोई वजह भी तो हो, कोई सॉलिड रीजन। यार तुम बिना किसी बात के अलग हो रही हो, ये ठीक नहीं है। गाड़ी से टेक लगाए समर मुझसे बोला। मैं कुछ नहीं बोली, बस अपनी आधी खुली हथेली पर नजर जमाए रही। आज नहीं कह पाई कि क्या ये कम बड़ी वजह है कि तुम मुझे अपने बराबर नहीं समझते। हम दोनों वर्किंग हैं, मगर तुम मुझे एक औरत से ज्यादा का दर्जा देने को तैयार नहीं हो। वो औरत जो ऑफिस में जान खपाने के बाद घर में परिवार के लोगों को संतुष्ट करने में जान लड़ा दे। नहीं समर, थक गई हूँ। ताने सुन सुन कर हर जगह खुद को प्रूव करते करते थक गई हूँ। अब और नहीं। मैंने समर की आंखों में देखा और बोली, वजह यही है जो पहले भी कई बार बता चुकी हूं। इन बातों पे कोई अलग हो जाता है क्या? और मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये बात तुम जानती हो ना? फिर भी हाँ जानती हूं, कहकर मैं चुप हो गई। समर का प्यार भी अजीब है। वो न कहे तो मुझे महसूस नहीं होता, दिखता नहीं। अगर प्यार है तो वो क्यों नहीं देख पाता कि उसी की तरह मैं भी थकी रहती हूँ। शाम को घर लौटने पर मेरा भी मन करता है कि आंखें बंद करके बैठ जाऊं, कोई हौले हौले कंधा दबा दे, कोई चाय पकड़ा दे। समर, जैसे तुम चाहते हो मुझसे, बिना इसकी परवाह किए कि मेरा मन कैसा हो रहा है। मैंने बातों को पलटने की गरज से पूछा, मम्मी कैसी हैं? ठीक है, लो बात कर लो उनसे। कहते हुए समर ने नंबर लगाकर मोबाइल मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी कि मम्मी ने कहा, आशी बेटा घर लौट आओ। लड़कियों का काम घर बनाना है, घर तोड़ना नहीं। और तुम दोनों की जो भी शिकायतें हैं ना एक दूसरे से, वो अक्सर लोगों को होती हैं, लेकिन लोग साथ रहते हैं, एडजस्ट करते हैं। मम्मी बोली तो उनकी इसी बात पर मेरा जहन अटक गया। लड़कियों का काम घर बनाना है और लड़कों का काम? मैं एकदम से खुद को रोक नहीं पाई, बोल उठी, मम्मी काश यही बातें आपने समर को सिखाई होती बचपन से। उसे बताया होता कि लड़कों का काम घर सहेजना है, उसे दूसरों का ख्याल करना सिखाया होता। मम्मी लाइफ बहुत बड़ी है, एडजस्ट करके दिन गुजारे जाते हैं, जिंदगी नहीं। ये कहते हुए मैंने समर को मोबाइल थमा दिया और ऑटो को हाथ रोक कर बुला लिया। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, लाल रंग की गाड़ी। वो लाल रंग की गाड़ी ठीक मेरे पास आकर रुकी। मेरे भीतर कुछ अजीब सी बेचैनी तारी होने लगी। हमेशा होती है जब जब मैं किसी फायर इंजन को देखता हूं। वो लाल रंग और साथ में कान फोड़ू सायरन। कितना ही रोकूं, मन 2 बरस पीछे के उस स्याह दिन की तरफ खिंचा चला जाता है। हमारी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। ज्यादातर लोग अपने अपने दफ्तरों में थे। घरों में या तो ताले थे या सिर्फ बच्चे थे जो शायद दिन भर के थके मांदे स्कूल से आकर सो रहे थे।
मुझे दफ्तर में शिखर का फोन आया था। पगलाया सा मुझे आग के बारे में बता रहा था। शिखर मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त। वो सिंगल पेरेंट था। बेटी को माँ की कमी न लगे इसलिए हर रोज लंच के समय घर जाता था। उस रोज शिखर के कॉल के बाद से अपनी कार में घर तक पहुंचने का सफर शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल सफर था। मान्या, मेरी बच्ची, हे भगवान वो ठीक होगी, पक्का ठीक होगी, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी खुद को समझाता, कभी बगल की सीट में बदहवास सी अपनी पत्नी को दिलासा देता चला जा रहा था। एक्सेलरेटर पर तेजी से पांव दबाए। अपनी बिल्डिंग तक पहुंचा तो वहां भीड़ लगी हुई थी। तमाशा देखने वालों की, बिल्डिंग के लोगों की, फायर फाइटर्स की, पुलिस की। आपाधापी मची हुई थी। हवा तेज थी तो आग फैल रही थी। अपार्टमेंट में बिजली गुल थी और लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। मैं बदहवास सा चिल्लाता हुआ बिल्डिंग की तरफ भागा। मेरी बच्ची! मैं अंदर सीढ़ियों तक पहुंचता उससे पहले ही कुछ मजबूत हाथों ने मुझे कस के पकड़ लिया। रुकिए, अंदर जाना बहुत खतरनाक है, रुकिए। जो लोग भीतर फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है। मेरी बच्ची! मैं फपक पड़ा था। इतना असहाय, इतना मजबूर खुद को मैंने कभी नहीं महसूस किया था। भीड़ के साथ खड़ा मैं देखता रहा फायर इंजन को झागदार पानी फेंकते हुए, देखता रहा ऊंची सीढ़ियों से लोगों को बचाते हुए। तभी मेरी नजर शिखर पर पड़ी। वो दोनों कंधों पर बच्चियों को लेकर बाहर निकला था, बिल्डिंग की बालकनी में। उसने एक बाजू में अपनी बेटी को थाम रखा था और दूसरी में मेरी मान्या को। उसे देखते ही रेस्क्यू वर्कर्स एक्शन में आ गए। तुरंत फुरत क्रेन से दोनों बच्चियों को उतार लिया गया। फिर शिखर को भी उतारा गया, बुरी तरह जला हुआ मेरा दोस्त। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते हुए मैं दुआएं करता रहा। कभी उसे शुक्रिया करता, कभी तसल्ली देता कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दुआ कबूल कहाँ होती है। इस हादसे में शिखर को खो दिया था हमने। मैंने दोस्त खोया और उसकी बच्ची ने अपना पिता। पापा, सिग्नल ग्रीन हो गया, गाड़ी आगे बढ़ाइए ना, सब लोग हॉर्न बजा रहे हैं। कार की पिछली सीट से खिलखिलाती आवाजें आईं तो मैंने रियर व्यू में नजर डाली। गुलाबी फ्रॉक में सजी धजी मेरी दो बेटियां मेरा मजाक बना रही थीं। एक मान्या और एक मेरे यार शिखर की याद, उसकी अमानत। शुक्र है अतीत की कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए मेरे पास 2 मिस्री की डलियां थीं। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने किस तरह इसी वाक्य से शुरू करके लिखी है एक नन्ही कहानी, लाल रंग की गाड़ी। वो लाल रंग की कार मेरे ठीक पास आकर रुकी। मैं चौंक गया। सुनसान हाईवे पर आधी गहरी रात में किसी कार का अचानक रुकना अजीब था, बिल्कुल उसके लाल रंग की तरह, जैसे गाढ़ा खून पोता गया हो। मैंने जेब में रखे हुए छोटे चाकू को भींचते हुए कार में झांका। ड्राइविंग सीट पर कोई लड़की थी, बालों से चेहरा आधा ढका हुआ, बस सफेद नोज पिन और लाल लिपस्टिक दिख रही थी। आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? उसकी छनकती आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं बिना कुछ कहे भीतर बैठ गया। जाने ये सम्मोहन था या मेरी मजबूरी। पर्स नहीं था, मोबाइल भी बंद और शहर जाने कितनी दूर। थैंक यू मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दी। आंखें जरा चमक गईं उसकी, जैसे कोई रोशनी झप से गुजरी हो। उसने सामने देखते हुए गियर बदल कर पूछा, इतनी रात को यहां कैसे? मैंने जरा झेप कर कहा, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, कार उसकी थी तो उतार दिया। वो गर्दन ऊपर उठाकर जोर से हंस दी। लाल होठों के बीच नुकीले दांत चमक गए। बोली, अच्छा हुआ कार उसकी थी, वरना आप उतार देते। अरे बिल्कुल नहीं, लड़कियों के लिए कितना रिस्क है रात में। फिर रात में अगर कोई लड़की लिफ्ट मांगे तो मदद करते होंगे ना? उसने पूछा तो मैंने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूं। मदद के चक्कर में मेरे साथ कोई कांड हो जाए तो, और उसके साथ हो जाए तो?
उसने तेज आवाज में पूछा। शीशों पर चिपका अंधेरा देखते हुए मैंने कहा, अखबार नहीं पढ़ती आप? कितनी लूट की वारदातें होती हैं, रेप की वारदातें भी तो होती हैं। उसने कहते हुए झटके से ब्रेक लगाए। मेरी हथेलियां डैशबोर्ड पे टिक गईं। मैं डर गया कि कहीं रास्ते में उतार दिया तो। हाँ वो तो है, लड़कियों की सेफ्टी मेन इशू है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, मैंने कहा और उसने कार चला दी। आपका पॉइंट वैलिड है, कहते हुए वो बोली, लेकिन मेरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर पे कॉल भी तो की जा सकती है ना, मदद के लिए। क्या पता कोई मजबूर हो तो। जी जी बिल्कुल, मैं यही करता हूँ, मैंने बड़ी सफाई से झूठ कहा तो वो चिढ़कर बोली, फिर उस रोज क्यों नहीं किया? 6 महीने पहले शहर के नाके पर वो जो सूट पहने लड़की थी, याद है? उसने पूछा तो मेरे जहन में वो दोनों हाथ हिलाकर मदद मांगती लड़की कौंध गई जिसे देखकर मैंने कार भगा ली थी। वो कुछ देर दौड़ी थी मेरे पीछे। वो लड़की 2 पल चुप रही, फिर धीरे धीरे सिसकने लगी, तेज, बहुत तेज, और फिर गीली आवाज में बोली, वो मैं ही थी, रेप हुआ, फिर मर्डर। मैंने पलट कर देखा, दिल हलक में आ गया। साथ वाली सीट पर वो लड़की नहीं, कुछ चीथड़े पहने एक कंकाल बैठा था। कार चले जा रही थी, स्पीड कम थी। मैंने फौरन दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। हथेली की रगड़, घुटने का छिलना, कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं बदहवास सा दौड़ा जा रहा था। थोड़ी देर बाद आबादी वाले इलाके की रोशनी दिखने लगी। मुझे तसल्ली हुई। 2 पल रुककर मैं दम संभालने लगा कि अचानक एक लाल गाड़ी मेरे बगल में आकर रुकी और एक खनकती आवाज आई, आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, लाल रंग की गाड़ी। लाल रंग की गाड़ी मेरे ठीक पास आकर रुकी। मुझे थोड़ी झुंझलाहट हुई। भला ये क्या तरीका हुआ गाड़ी खड़ी करने का? ड्राइवर को रेस्टोरेंट के बाहर लगी एक कैनोपी नजर नहीं आ रही थी क्या? और बाहर डली कुर्सी मेजों पर खा पी रहे लोग बाग, जाने कहां कहां से लोग चले आते हैं। बुदबुदाते हुए मैंने प्लेट से चिप्स उठाकर मुंह में डाल लिए। उधर उस कार की ड्राइविंग सीट से एक शख्स नीचे उतरा और मुझसे कुछ ही दूर पड़ी एक टेबल पर बैठ गया। उसके साथ गोद में 2-2.5 साल का बच्चा लिए शायद उसकी पत्नी भी बैठ गई। कॉफी के घूंट भरते हुए मैंने यूं ही उस शख्स की तरफ देखा और अचानक जैसे मुझ में बिजली की लहर दौड़ गई। वो भी मुझे देख रहा था। न हम एक दूसरे को जानते थे, न ही पहले कभी मिले थे, फिर भी किसी चुंबक की तरह वो आंखें मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। मेरे अंदर गहरी उथल पुथल होने लगी, हाथ पैर कांपने लगे। बमुश्किल मैंने अपना ध्यान उससे हटाकर अपने कॉफी के मग पर लगाया। उधर वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था। ठीक है, 2 कैपेचिनो मंगा लेते हैं, तुम स्प्रिंग रोल लोगी ना? उसकी आवाज की वो कशिश मुझे उसकी ओर खींच रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अजनबी अपने परिवार के साथ था, मेरे भी कमिटमेंट्स थे, लेकिन इस वक्त मुझे जो महसूस हो रहा था वो उन एहसासात से कहीं ज्यादा पुरजोर था जिन्हें मैंने कभी प्यार समझा था। मेरी निगाहें फिर उठ गईं। मुझ पर कसी उसकी नजरों में हैरानी थी, बेचैनी थी, और शायद वही था जो मेरी नजरों में था। वो निगाहें मेरे भीतर तक पहुंचकर मेरी वो सच्चाई देख पा रही थीं जो कोई और नहीं जान पाया था। लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बेड़ियां मेरे वजूद को अब तक जकड़े हुए थीं, जिनसे वो निगाहें मुझे धीरे धीरे आजाद कर रही थीं। हमेशा से मुझे लगता था मानो मैं अपने जिस्म में कैद हूं, मानो मुझे कुछ और चाहिए था जिंदगी से, कुछ ऐसा जिसे न मेरे अपने समझ सकते थे न ही ये समाज। लेकिन आज पहली बार मुझे कोई समझ रहा था, मेरे अधूरेपन को पूरा करना चाह रहा था। तभी अपने कंधे पर मुझे स्पर्श महसूस हुआ और आवाज सुनाई दी, सॉरी दीपक, शॉपिंग में टाइम का पता ही नहीं चला, तुम बोर तो नहीं हुए ना? मैंने अपनी पत्नी से कहा, नहीं तो चलें।
और आंखों की नमी झपकते हुए उठकर खड़ा हो गया। अब मुझे अपनी सच्चाई फिर दबा लेनी थी और उसी घुटन में फिर लौट जाना था। तभी वही लाल गाड़ी दोबारा मेरे नज़दीक रुकी और उसी शख्स ने पूछा, लिफ्ट चाहिए? मैं मुस्कुरा दिया। मेरे वजूद को जिस्म की कैद से बचाने का मौका अभी भी बाकी था, खुलकर जीना अभी भी बाकी था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, लाल रंग की गाड़ी। वो लाल रंग की गाड़ी ठीक मेरे पास आकर रुकी। मैं जब भी लाल रंग की कोई गाड़ी देखती हूं तो शरद का चेहरा मेरी आंखों में तैर जाता है। जैसे अभी विंडो रोल डाउन होगी और तेज म्यूजिक के बीच मुझको उसकी आवाज सुनाई देगी, मिताली आज तो बैठ जाओ ना प्लीज। हर रोज बस स्टॉप पर ऑफिस से निकलते वक्त जहां भी मैं दिखती ठीक मेरे पास गाड़ी रोक कर यही तो कहता था वो, और मैं कानों पर हाथ रखते हुए उसके लाउड म्यूजिक से चिढ़ते हुए कहती, शरद वॉल्यूम कम करो प्लीज। लो बाबा कमी क्यों, ऑफ कर देता हूं। वो मुस्कुराते हुए कहता, अब तो बैठ जाओ ना। मैं जैसे ही मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगती वो शरारत से फिर म्यूजिक ऑन कर देता। मैं ठिठक कर पीछे हट जाती और वो जोर जोर से हंसने लगता। ऐसा ही था वो, शरारत से, बचपने से भरा हुआ। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो सारे दिन मेरे इर्द गिर्द ही रहता। ओ हाय, शाम को मूवी देखने चलें या फिर क्लब? मैं कैफेटेरिया में अकेली बैठी नजर आई नहीं कि शरद पहुंच जाता, नहीं मैं नहीं जा रही हूं तुम्हारे साथ। यार कभी तो हाँ बोला करो, तुम्हारी हरकतें हैं हाँ सुनने वाली। और नहीं तो क्या, कितना स्वीट तो हूं मैं, तुम ही नखरे करती रहती हो। वो बच्चों की तरह रूठते हुए कहता, अच्छा मैं नखरे करती हूँ? जाओ ढूंढ लो कोई जो नखरे ना करे, जो तुम्हारे टाइप की हो। मुझे नखरे ही पसंद हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में प्यार साफ देखा था मैंने। हाँ तो ठीक है, मेरी ना है, कहते हुए मैं वहां से चली जाती। उस पल थोड़ा सा उदास हो जाया करता था वो। मैं जानती थी वो प्यार करता था मुझे, तभी तो मेरी ना के बावजूद प्यारी प्यारी कोशिशें करता रहता था वो। मेरे लिए तोहफे लेकर आता, कभी डिनर तो कभी कॉफी के लिए साथ चलने की मनोहार करता। प्यारा था वो, लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं था। हम दोनों एकदम अलग थे। मैं अपने पुरसुकून कमरे में बैठकर गजलें सुनने वाली लड़की और वो वेस्टर्न रॉक म्यूजिक पर थिरकने वाला लड़का। मैं शांत सी सादगी पसंद लड़की और वो बचपने से भरा खिलंदड़ी स्वभाव का लड़का। खुद को उससे पूरी तरह दूर कर पाना मुश्किल था, लेकिन हाँ कह पाना भी कहाँ आसान था। मैं डरती थी। मुझे लगता था कि दो एकदम ऑपोजिट लोगों के बीच भला कैसे कोई रिश्ता निभ सकता है। सामने दिखती रेड लाइट ग्रीन हुई तो पास खड़ी वो लाल गाड़ी आगे चली गई। तेज आवाज में रॉक म्यूजिक बजा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। शरद फिर से? मैंने ड्राइवर सीट पर बैठे शरद से कहा, अच्छा बाबा लो, कहते हुए उसने मेरी पसंदीदा गजल लगा दी। इतने स्वीट कैसे हो गए तुम? अरे हम पतियों के पास इस स्वीटनेस के अलावा कोई ऑप्शन होता कहाँ है, वो भी शादी के 4 साल बाद, कहते हुए शरद जोर से हंसा। मैंने मुस्कुराते हुए स्टीयरिंग पे रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शादी के इतने साल बाद भी कुछ नहीं बदला था उसमें, न उसकी गाड़ी का लाल रंग, न उसकी शरारतें, न प्यार। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी, लाल रंग की गाड़ी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य हर्षलता ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, लाल रंग की गाड़ी। वो लाल रंग की गाड़ी ठीक मेरे पास आके रुकी। मैं यानी गुड्डू कुमार। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर से आवाज आई, क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकती हूँ? हैं? एक तो चमचमाती लाल गाड़ी, ऊपर से मोहतरमा का लिफ्ट देने का ऑफर।
अभी कुछ देर पहले ही मैं सड़क के किनारे पीछे से आ रही गाड़ी से हल्का सा धक्का खा के चारों खाने चित्त पड़ा था और खुद को संभालते हुए अभी खड़ा हुआ ही था कि इस मीठी आवाज पे मेरा दिल बल्लियों उछल पड़ा। मतलब परियां तो जन्नत में मिलने का सुनते थे और यहाँ तो 1 मिनट के शवासन नहीं काम बना दिया। मैंने फौरन अपने कपड़ों में लगी धूल झाड़ी और बगैर कोई टाइम खोए दंत मंजन की चमत्कारी मुस्कान के साथ गाड़ी में लोड हो लिया। आप ठीक तो है ना? चोट तो नहीं आई ना आपको? गुलाबी सूट वाली मोहतरमा ने बड़े ही आत्मीय तरीके से मुझसे पूछा तो मेरा मन तो किया कि कह दें भैया कि इस बेहद फिल्मी सीन के बाद मेरा दिल तो बिल्कुल भयंकर रूप से घायल होकर आईसीयू में जाने को था। लेकिन जैसे तैसे भावनाओं को काबू करके मैंने धीमे से कहा, जी नहीं, मैं ठीक हूँ। मोहतरमा ने फिर बड़े अदब से पूछा, जी आपको जाना कहाँ है? कहाँ ड्रॉप कर सकती हूँ मैं आपको? अब मैं क्या कहता कि इस लाल गाड़ी में ही भर टूर को चल पड़ते हैं ना। संयम और धैर्य का उचित प्रयोग करके बड़ा नाप तोल के मैंने कहा, जी वो आप दूसरी रेड लाइट के पास छोड़ दीजिएगा, वहीं इंटरव्यू के लिए निकला हूँ। ओह, इंटरव्यू? आपका टाइम भी वेस्ट हो गया इस सब में। अब मन तो भरा ही पड़ा था, फूट पड़ा। अब क्या बताऊं, पूरी उम्मीद से घर से दही चीनी खा के निकला था कि इंटरव्यू लेने वाले को फेल करके ही लौटूंगा आज तो। वैसे भी 8 मेरा लकी नंबर है। आज है 8 नवंबर, काम बन ही जाता है इस महीने के 12वें इंटरव्यू में। लेकिन देखिए ना कैसे लोग बदतमीज होके निकल पड़ते हैं सड़क पे, ना आए ना बाएं, बस शाय से निकल जाते हैं धकेलते हुए। सच बताऊं, वो गाड़ी वाला मिल जाना तो एक कंटाप रसीद दें आज कस के। ये जो मेरे मन के भाव प्रकट हुए तो भाई होते ही चले गए। वैसे सब आपकी तरह कहाँ होते हैं, मतलब मदद करने वाले हैं। अब आप बताइए ना, आप हमारे लिए रुक गई हैं, बिठा लिया, और वो नामुराद, अरे गाड़ी पंचर हो जाए उसकी अगले मोड़ पे, है नहीं था। अगले 2 मिनट में गाड़ी दूसरी रेड लाइट पे थी। गाड़ी से उतर के अपनी दंतमंजन वाली मुस्कान चमकाते हुए हमने मोहतरमा का भाई फिर से अभिवादन किया है। जरा मुस्कुराते हुए अंदाज में बोली, गुड लक फॉर द इंटरव्यू। मोहतरमा की शुभकामनाओं के साथ लाल गाड़ी से उतरते हुए हमको किसी युवराज से कम टाइप फील नहीं हो रहा था। आज तो हर जंग में फतेह तय थी। मैं मदमस्त आगे को बढ़ने को ही था कि वो बोल पड़ी, वैसे यहाँ टायर पंचर हो जाए तो कहाँ बनेगा? अभी अभी आपने जिस गाड़ी को श्राप दिया वो असल में हमारी थी। जब आप गिर गए थे तो उस वक्त घबराहट में हम आगे निकल गए थे, लेकिन बाद में अपनी गलती मान के आपको सॉरी कहना चाहते थे। ये सुनते ही मैं एक बार फिर से चारों खाने चित्त होने को था। बस भैया, इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।